हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आए हैं। और यह जो हमारी क्लास है बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और जो री एग्ज़ाम हुआ है उस पे आधारित है। उस पे जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों पे बेस्ड प्रश्न हैं, मतलब उस पे आधारित प्रश्न है। उसी पैटर्न को फॉलो करके हमने ये क्लास बनाए हैं। तो आइए देखते हैं अपनी क्लास। देखिए, जो हमारी क्लास है यहाँ से आपको 100% एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और सारी क्लास हमारी जो होगी वो क्या होगी, यूट्यूब पे फ्री क्लासेज होंगी। देयर इज़ नो पेड कोर्स, यहाँ पे कोई भी पेड कोर्स नहीं है, कोई भी पेड क्लास नहीं है। और देखिए, हमारी फ्री की क्लासेस किसी के मतलब पेड कोर्स से कम नहीं है। आपको क्लास देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। और जिन्होंने अब तक के जो 3 प्रैक्टिस सेट है उनको नहीं देखा है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, आपको वहाँ से मिल जाएंगे। अन्य क्लासेस भी हैं बीपीएससी की, वहाँ पे आप लोग क्लास को ज्वाइन करिए और आपको डेफिनेटली हमारी क्लास से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में। पहला प्रश्न है बारदोली, ठीक है, बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था, देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें बीजी तिलक भी कहा जाता है। गीता रहस्य, इन्होंने एक पुस्तक लिखा है गीता रहस्य, ठीक है, बहुत बार पूछा गया। गीता रहस्य किनकी पुस्तक है? तो बाल गंगाधर तिलक की ही पुस्तक है। आगे देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उपर्युक्त में से, ठीक है, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पूछ रहा है कि बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे, किन्होंने इसका नेतृत्व किया था? ऑप्शन हमारा कौन सा सी राइट आंसर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, बात करें बारदोली सत्याग्रह की, कब हुई थी? तो 1928 में। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फैक्ट इंपॉर्टेंट है। गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में हुआ था। अब आगे देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। एक प्रश्न आपको यहाँ दिखाई दिया, बट इसके एक्सप्लेनेशन में कम से कम आपको 5 से 6 प्रश्न देखने को मिलेंगे एक प्रश्न के माध्यम से। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गुजरात में हुए बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, ठीक है, आपको आंसर मिल गया। बात करते हैं सरदार की और बात करते हैं पटेल की। इनका नाम वल्लभ भाई था, तो पटेल किसने उपाधि दिया? तो यह पटेल उपाधि गांधी जी ने दिया था, याद रखिएगा, गांधी जी ने। और बात करें सरदार की, तो इसी बारदोली सत्याग्रह में जब हुआ और यह आंदोलन सफल हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, तो यहाँ की महिलाओं ने, जो यहाँ की महिलाएं थीं, बारदोली की जो महिलाएं थीं उन्होंने सरदार की उपाधि दिया था। प्रश्न पूछा गया है इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। आगे देखते हैं, सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था। सत्याग्रह किसानों पर बढ़ाए गए कर के खिलाफ था। प्रश्न ये भी बना। देखिए, बीपीएससी आपसे बहुत ही डीप क्वेश्चन बनता है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं सारे फैक्ट, उससे एक प्रश्न से संबंधित जो भी फैक्ट हो सकते हैं, जितने प्रश्न बन सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट को मैं देने का प्रयास कर रही हूँ इन क्वेश्चंस के माध्यम से। तो क्यों हुआ था बारदोली सत्याग्रह? किसानों पर जो टैक्स बढ़ा था, कितना परसेंट बढ़ा था? 22%, 22% बढ़ाया गया था। कर इसी के खिलाफ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था? बारदोली सत्याग्रह किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष के नाम से, यानी कि किसी भारत का लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ द इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो आयरन मैन ऑफ द इंडिया कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। ठीक, आगे देखते हैं। उन्होंने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के तौर पर भी काम किया था, यानी कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री के तौर पर किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाना जाता है। देखिए, यही है सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि आयरन मैन ऑफ द इंडिया। आगे देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भाई वेरी इंपॉर्टेंट, कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि इन्होंने राज्यों का एकीकरण किया था। क्या किया था? राज्यों का एकीकरण। जर्मनी में बिस्मार्क ने क्या किया था? बिस्मार्क जर्मनी का एक व्यक्ति था जिसने क्या किया था? राज्यों का एकीकरण किया था। उसी तरह भारत में राज्यों का एकीकरण किन्होंने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, इसीलिए इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत को एकजुट करने
में उनके योगदान के लिए उन्हें यह नाम दिया गया था भारत का बिस्मार्क। अब देखिए एक प्रश्न के माध्यम से आपको कितने प्रश्न मिले, तो देखिए एक प्रश्न तो यही बन गया कि सरदार की उपाधि किसने दिया था, बारदोली की महिलाओं ने। पटेल की उपाधि किसने दिया था, गांधी जी ने। 2 प्रश्न बन गए यहाँ पे। कब हुआ था बारदोली सत्याग्रह, 1928 में। 3 प्रश्न बना। क्यों बढ़ा हुआ था सत्याग्रह किसानों पर, टैक्स बढ़ाने के लिए। 4 प्रश्न हो गए यहाँ पे। एक 5वां प्रश्न ये हुआ। 6ठा प्रश्न आपको पूरे, अगर उस प्रश्न को भी शामिल कर लिया तो पूरे 7 प्रश्न हमने अभी तक करवा दिए। दूसरा देखते हैं, दूसरा प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, किसे जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया, यानी कि भारत का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के नाम से किसे जाना जाता है, बाल गंगाधर तिलक। मैंने ऊपर ही बताया, गीतारा सेन की पुस्तक है। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें जी के गोखले भी कहा जाता है। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अगर बात करें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो यह कौन है, दादा भाई नौरोजी हैं, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है। या पारसी थे, क्या थे, पूछा जाता है, पारसी थे। और अगर बात करें यहीं पे कि ग्रैंड ओल्ड वुमेन ऑफ द इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो अरुणा आसफ अली को जाना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं, आइए एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं। देखिए ये है दादा भाई नौरोजी, ये हैं। और इनको क्यों कहा जाता है, देखिए इनका जन्म कब हुआ था, 4 सितंबर 1825 को जन्म हुआ। इनकी मृत्यु 30 जून 1917। 1917 ये वही डेट है जब गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी ने क्या था, गांधी जी ने 1917 में, तो गांधी जी ने 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन जिसे कहा जाता है। कब किया था, 1917 में ही गांधी जी ने किया था। सत्याग्रह का जिक्र क्यों किया, क्योंकि चीज़ें इंटरलिंक करके एक दूसरे से जोड़ के आप पढ़ते चलेंगे, तभी चीज़ें आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी। और ये फैक्ट आपको याद रहेगा हमेशा कि दादा भाई नौरोजी की मृत्यु 1917 में हुई, उसी समय गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए किस वर्ष चुना गया था, भाई नौरोजी को किस वर्ष चुना गया था ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए, 1885, 1892, 1905, 1912। तो कब चुना गया था इनको, 1892 में चुना गया था दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए। देखिए 1892 में इनको चुना गया था दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन। कब, 1892 में। 1892 आपको एक और डेट याद होगा अगर, 1893 क्या हुआ था इस समय, बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई थी 1893 में। क्या हुई थी, तो गांधी जी कहाँ गए थे, गांधी जी से साउथ अफ्रीका गए थे, इंडिया से। ठीक है, उसके बाद से क्या हुआ था, जो अरविंद घोष थे, जो पर्वतों पे चले गए थे क्या करने, सेंट बन गए थे, सन्यासी बन गए थे। फिर से भारतीय पॉलिटिक्स में 1893 में भी एंट्री होती है। आगे 1905 बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो यहाँ पे बंगाल विभाजन 1905 में होता है। 1885 में क्या होता है, 1885 में आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या होती है, स्थापना होती है। 1912 में क्या होता है, बिहार राज्य का गठन किया गया था। बिहार राज्य का गठन किया गया था 1912 में। देखिए जो डेट्स दिए जाते हैं और मतलब जो ईयर दिया जाता है उसके बारे में आप लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कमेंट बॉक्स में आप लिखते जाएं तो अच्छा रहेगा, ताकि आपकी जो जानकारी है और इम्प्लीमेंट होती जाए। आइए देखते हैं इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए अब आपको, देखिए यूट्यूब पे मेरा दावा है ये कि मुझसे बेहतर क्लास बीपीएससी के लिए कोई अब तक जीके जीएस का नहीं चला रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए इसलिए मैं बहुत हाइपरबोलिक नहीं हो रही हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा मैं बोल रही हूँ, नहीं बिल्कुल नहीं, इसलिए नहीं कि देखिए आपको 1-2 फैक्ट्स बता दिए जाते हैं यूट्यूब पे, बाकी फैक्ट्स कहाँ, तो उसके लिए आपको कहा जाता है कि पेड कोर्स ज्वाइन करिए। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि पेड कोर्स आप ज्वाइन करो, ये आपकी चॉइस है या ना करो, लेकिन मैं जो क्लासेस दे रही हूँ वहाँ पे देखिए आपको इसको पढ़ने के बाद, इसको देखने के बाद क्या आपको पेड कोर्स की आवश्यकता महसूस हो रही है, क्योंकि मैं सारी एक फैक्ट से संबंधित जो भी चीज़ें हैं सब कुछ आपको यहीं प्रोवाइड करवा दे रही हूँ। जैसे आप देख लीजिए, प्रश्न पूछता है इससे कि दादा भाई नौरोजी जो है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में जाने वाले पहले भारतीय, यानी कि प्रश्न पूछ दे कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने के लिए
सबसे पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, कब चुने गए थे ये भी प्रश्न पूछा गया। देखिए सारे फैक्ट इन सबसे क्वेश्चन बना हुआ है। कब चुने गए थे? तो 6 जुलाई 1892 को ये चुने गए थे। ठीक है, किस पार्टी से थे ये? किस पार्टी से? लिबरल पार्टी से। लिबरल पार्टी से चुने गए थे दादा भाई नौरोजी। इनका क्षेत्र क्या था? क्षेत्र भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्षेत्र पूछ लिया गया। किस क्षेत्र से चुनाव लड़े थे? सेंट्रल फिन्सबरी से। किससे? सेंट्रल फिन्सबरी से इन्होंने चुनाव लड़ा था। अवधि कब से कब तक रहे? 1892 से लेकर 1895 तक यह रहे थे। कुछ भी आपसे अगर अब पूछ ले यहाँ से दादा भाई नौरोजी से, तो क्या आपसे एक भी फैक्ट छूटेगा? बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित आंदोलन में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था और वह सफल रहा? तो देखते हैं। ये क्या है? खादी। सॉरी, यहाँ पे खादी है। खादी के समर्थन में सत्याग्रह गुजरात में हुआ था, लेकिन किसने किया था? गांधी जी ने किया था। किसने सपोर्ट किया था इसको? गांधी जी ने। कपास मिल के कर्मचारियों का सत्याग्रह अहमदाबाद में गुजरात। ठीक है, और बारदोली सत्याग्रह गुजरात। उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो आपको पता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी होगा। बारदोली जो हुआ था सत्याग्रह 1928 में, और यहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की यहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी, आयरन मैन ऑफ द इंडिया इन्हें कहा जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट में क्या है कि इस आंदोलन के बाद ही पटेल जी को, पटेल यहाँ पे पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी महिलाओं ने यहाँ की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किसके द्वारा राजनीतिक कुंडली बताया गया था? किसे जो है राजनीतिक कुंडली किसने बताया? तो देखते हैं किसने बताया। के.टी. शाह ने, के.एम. मुंशी ने, जे.बी. कृपलानी ने। उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो किसने कहा था राजनीतिक कुंडली? किसने कहा प्रेम्बल को, प्रस्तावना को? तो किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने। किसने? के.एम. मुंशी जी ने इसे क्या कहा है? प्रेम्बल को तो राजनीतिक कुंडली कहा हुआ है। इम्पॉर्टेंट है। किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा की बात करें तो किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ये भी याद रखिएगा, संविधान की आत्मा कहा था बाबा साहेब ने। अब आइए देखते हैं प्रस्तावना से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए 13 दिसंबर 1946 को, डेट कौन सा याद रखिएगा? 1946 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है आप सबके लिए कि 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने? तो JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू दे देता है, इनके पिता थे, तो उन्होंने नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव लाया। कब लाया था? 13 दिसंबर 1946 को। पास कब हुआ यह? तो 22 एक्सेप्ट कर लिया गया था संविधान सभा के द्वारा। कब? 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया गया। डेट पूछा जाता है कब स्वीकार किया गया, कब एक्सेप्ट किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। अब प्रस्तावना के जनक के रूप में किसे? तो ठाकुर भार्गव दास को। इन्होंने संविधान को क्या कहा था? आत्मा और आभूषण कहा हुआ है। क्या कहा? आत्मा और आभूषण कहा हुआ है प्रियम्बल को, प्रस्तावना को। लेकिन संविधान की आत्मा किसने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। दोनों में अंतर समझिएगा। के.एम. मुंशी जी ने क्या कहा है? तो राजनीतिक कुंडली कहा हुआ है, जो कि प्रश्न में आपसे पूछा गया था। आगे देखिए अर्नेस्ट बॉर्कर ने क्या कहा है प्रस्तावना को? देखिए अर्नेस्ट बॉर्कर ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की मुख्य बात है। सामान्य तौर पर इसे क्या? तो संविधान की कुंजी कहा जाता है। यही तो प्रश्न बहुत बार पूछा गया, संविधान की कुंजी। कुंडली में बच्चों को क्या कन्फ्यूजन हो जाती है, तो कुंडली बात आए तो भाई कुंडली कौन? मुंशी जी की कुंडली देखते थे पहले, तो बस याद ट्रिक है याद करने का, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। मुंशी जी कुंडली देखा करते थे, लेकिन अर्नेस्ट बार्कर क्या है भाई? वो की हमेशा ये क्या है? तो ये विदेशी हैं, और जब विदेशी हैं तो विदेश में भाई हमेशा जो है की पर ज़्यादा ध्यान, किस पे? की पर ज़्यादा ये लोग फोकस करते हैं। की मतलब कुंजी, कुंजी, बस याद रखिए ऐसे। तो इन्होंंने संविधान को कुंजी कहा था। इस लाइन को भी याद रखिएगा, संविधान की मुख्य बात कहा हुआ है। हो सकता है कुंजी ना देकर मुख्य बात कह दे तो आप कंफ्यूज ना होवे। छठा प्रश्न है, किसने किसने भारतीय संविधान के प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा? आइडेंटिटी कार्ड कहा है। पहचान पत्र किसने कहा है? आईडी कार्ड किसने कहा है? आईडी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड किसने कहा है? अर्नेस्ट बार्कर। तो मैंने बता दिया अर्नेस्ट बार्कर ने क्या कहा हुआ है? कुंजी कहा हुआ है, बस कुंजी कहा हुआ है। ठीक है, के.एम. मुंशी ने कहा, क्या कहा है? तो कुंडली कहा हुआ है। प्रियम्बल को क्या कहा है? कुंडली कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा हुआ है। आत्मा, आर्टिकल 32 में सारे आर्टिकल्स पढ़ाऊंगे, वहाँ पे आर्टिकल 32 को भी संविधान की आत्मा कहा गया है। अब आगे देखते हैं, बचे कौन? डी बचा
एन ए पालकीवाला ने क्या कहा है, तो संविधान प्रियम्बल को जो है आइडेंटिटी कार्ड या पहचान पत्र कहा हुआ है, एन ए पालकीवाला, याद रखिएगा। 7वां प्रश्न है, इनमें से किसने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है? किसने कहा हुआ है वकीलों का स्वर्ग? तो आइए देखते हैं। के.बी. राव, शिवा राव, आइवर जैगनिश, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो वकीलों का स्वर्ग आइवर जैगनिश ने कहा हुआ है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ, जो कि 8वां प्रश्न आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता के पश्चात किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था? किस आधार पर? लैंग्वेज के आधार पर, भाषा के आधार पर, स्वतंत्रता के बाद। तो कब पूछ रहा है स्वतंत्रता के पश्चात किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था? सबसे पहले जाने अगर कि लैंग्वेज या भाषा के आधार पर किस राज्य का पुनर्गठन हुआ था, तो 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था भाषा के आधार पर, 53 में हुआ था। तो अब देखते हैं इसमें क्या है, स्वतंत्रता के पश्चात किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था? तो 1947, 1951, 1956, 2000, उपयुक्त में से एक से अधिक 1956। क्या डेट होगा? 1956। इस क्वेश्चन में जो है देखिए कितने सारे फैक्ट आपको मैं यहाँ बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ 1951 से संबंधित एक फैक्ट बता दूँ कि 1952 में फर्स्ट क्या हुआ था? आम चुनाव हुआ था। प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में हुआ था। ठीक है, अब देखिए आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट हम डिस्कस करते हैं इससे संबंधित। कह भारतीय राज्य पुनर्गठन आयोग, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्योंकि कन्फ्यूजन होता है बहुत बच्चों को। भारतीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? आयोग की बात करें अगर तो कब हुआ था? 22 दिसंबर 1953 को हुआ था। ठीक है, हुआ था। और इस आयोग के सदस्य कौन थे? सदस्य भी पूछे जाते हैं, कौन कौन से थे? तो देखिए सदस्य और अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले अध्यक्ष की बात करें तो यह न्यायमूर्ति फजल अली थे। बहुत बार पूछा गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। कब गठन हुआ? 22 दिसंबर 1953 को हुआ था। अन्य सदस्यों में देखिए कौन थे? के.एम. पडिक्कर थे। कौन थे? के.एम. पडिक्कर थे। और हृदयनाथ कुजरू ये थे। ठीक है, देखिए अब ये क्या आपको कोई कहाँ पे आपको ये फ्री में बताया जा रहा है? एक दो फैक्ट बताए जाते हैं, फिर आपको कहा जाएगा पेड, क्या कहा जाएगा कि पेड क्लास ज्वाइन करिए। लेकिन हमारे वहाँ सब कुछ जो है, सब कुछ हम कैसे पढ़ाएंगे? फ्री में पढ़ाएंगे। हम सब कुछ फ्री में पढ़ाएंगे। आगे देखिए, इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने यहाँ पे आयोग पे आप लोगों को फोकस दिलवाया था और यहाँ अधिनियम पर फोकस देने की बात कर रही हूँ। प्रश्न जब पूछेगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को संसद में पारित किया गया था। अब दो प्रश्न है कि जब पुनर्गठन आयोग पूछे तो आप कब लगाएंगे? आयोग पूछेगा तो 53 और अधिनियम पूछेगा तो आप 56 लगाएंगे। यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें। और इस अधिनियम के तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ये भी इंपॉर्टेंट है। इस समय 28 स्टेट हैं और कितनी यूटी है? यूटी कितनी है? 8 यूटी हैं, याद रखिएगा। उस समय कितने थे? 14 राज्य और 6 यूटी थे। देखिए ये मैंने इसीलिए एक बार और यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दे दिया है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? 1953 में किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम का कब गठन हुआ था? 1956 में हुआ था। और 1953 में ही पहली बार क्या हुआ था? आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर एक अलग स्टेट या राज्य बनाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं 9वां प्रश्न। किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? तो किसके सहयोग से किया था? कहाँ पे हुआ था ये चंपारण सत्याग्रह? तो चंपारण कहाँ पे है? बिहार में है। ठीक है, बिहार में हुआ था। अब देखिए, बिरसा मुंडा, राजेंद्र प्रसाद, सत्यनारायण सिंह, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो किसके सहयोग से किया था? तो राजेंद्र प्रसाद जी के। किसके? राजेंद्र प्रसाद जी के सहयोग से किया था। इनको बुलाया किसने था? अगर बात करें इनको बुलाया किसने था तो किसने? इनको बुलाने की बात करें तो शुक्ल जी ने बुलाया था। ठीक है, राम प्रसाद शुक्ल जी ने इनको बुलाया था। आगे देखते हैं 10वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? मैंने सदस्यों को आप दिखाया। अब इस बताइए
आप लोग इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मेरे बताने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर को जरूर बताइएगा। मैं एक बार फिर बताती हूँ आंसर आप लोगों को कि एम पडिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली क्या थे, अध्यक्ष थे, हृदयनाथ कुंजरू सदस्य थे, कि एम पडिक्कर भी क्या थे, सदस्य थे, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। उपयुक्त में से एक से अधिक आयोग याद रखिएगा 53 और अधिनियम पूछे तो 56। 11वां प्रश्न देखते हैं, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन के वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। मैंने ऊपर ही बताया था कि कौन थी, तो देखते हैं। अरुणा आसफ अली, गुलाब कौर, विष्णु देवी शाह, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक कौन थी, तो मैंने बताया था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। मैन मैंने किसको बताया था, तो मैन बताया था किसको, दादा भाई नेरोजी को। लेकिन वुमेन कौन है, तो ये है अरुणा आसफ अली। ठीक है, अरुणा आसफ अली है, देखिए ये है अरुणा आसफ अली, ग्रैंड ओल्ड लेडी हैं। क्या है, ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया है ये। 12वां प्रश्न देख लेते हैं, किस तिथि को अगस्त क्रांति, कब हुई थी अगस्त क्रांति, तो ये हुई थी 1942, लेकिन 11 अगस्त को। यही डेट इंपॉर्टेंट है, 11 अगस्त को, फुल डेट याद रखिए आप लोग। 11 अगस्त 1942 के दौरान निम्नलिखितों ने पटना एवं उसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। तो कब, 5 अगस्त, 15 अगस्त, 25 अगस्त, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऊपर ही डेट मैंने बता दिया है, 11 अगस्त था, मतलब इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई राइट आंसर है। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ आते हैं, तो अगस्त क्रांति के दौरान यानी कि 11 अगस्त 1942 को भारत के तत्कालीन वायसराय था ये कौन, लिनलिथगो, और इसी ने जो है पटना और इसके आसपास के भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था। और इस घटना को पटना सचिवालय गोली कांड के नाम से भी जाना जाता है। मान लीजिए अगर आपसे अगस्त क्रांति ना दे करके बीपीएससी ने पटना सचिवालय गोली कांड दे दिया, तो फिर कितने बच्चे इसको सही कर पाते, इस क्वेश्चन को, आता हुआ क्वेश्चन आपसे गलत हो जाता। इसीलिए आप याद रखिएगा, इसको पटना सचिवालय गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है अगस्त क्रांति, जो कि 11 अगस्त 1942 को होती है। अब 13वां प्रश्न देखते हैं, किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। किस आयोग ने की थी, सरकारी आयोग ने, मंडल आयोग ने, बलवंत आयोग ने। बलवंत आयोग किससे, पंचायती राज से बलवंत आयोग मतलब बलवंत राय मेहता आयोग, ये पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात करें ओबीसी के लिए अगर 27% आरक्षण की, तो किसने दिया था, यह मंडल आयोग। कौन थे, वीपी मंडल। मैं इनका पूरा नाम बताती हूँ, नीचे आपको एक्सप्लेनेशन में मैं यहाँ पे देखिए, मंडल आयोग यानी कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी, डेट इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 1979 को, यानी कि 1989 को इसकी स्थापना हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि किस रूप से इन्होंने, मंडल आयोग ने किस रूप से पिछड़े की बात की, तो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े की बात की। कि इकोनॉमिक, कहीं भी मंडल आयोग ने आर्थिक रूप से पिछड़ेपन की बात नहीं की। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा गया है, मंडल आयोग ने किस रूप से पिछड़ेपन की बात की है, तो सामाजिक और शैक्षिक आर्थिक रूप से पिछड़ेपन की बात नहीं की है इन्होंने, बाद में इसको ऐड किया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और स्थापना 1 जनवरी 1989 को होती है, और इसकी स्थापना तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, कौन थे, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में इनकी जनता पार्टी की सरकार ने किया था। और इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बिंदेश्वरी पाठक, इसीलिए इनको बीपी मंडल मतलब बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल कहा जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि आपको ये चीज़ें कंफर्म हो जाएं कि कभी बीपी मंडल, या देखिए बीपी मंडल नहीं बल्कि मंडल दिया है, तो इसलिए बीपी मंडल दे तो कंफ्यूज मत होइएगा, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल दे तो कंफ्यूज मत होइएगा नाम को लेकर के। आगे 14वां प्रश्न देखते हैं, मंडल कमीशन ने 1980 में अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षिक, क्या है, शैक्षिक एजुकेशनल तौर पर पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की थी। तो कितना परसेंट आरक्षण, देखिए पहला ही ऑप्शन सही है, 27% आरक्षण की बात की थी। ठीक है, मंडल कमीशन गठन 1 जनवरी कब हुआ था गठन, 1979 को। अपना रिपोर्ट कब, 1 साल बाद 80 में अपनी रिपोर्ट देते हैं, और 27% आरक्षण की बात करते हैं जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े थे उनको। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, 15वां प्रश्न। अंतिम प्रश्न है 15वां प्रश्न, ओजोन क्षरण किस कारण से होता है।
तो ओजोन क्षरण किस जलवाष्प के, ऑक्सीजन के, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बात करें अगर ओजोन क्षरण की तो यह CFC किससे होता है, CFC, इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें ओजोन से इम्पोर्टेंट फैक्ट, तो इसको मापते किसके हैं, इसका मापन किस में करते हैं, डॉबसन में। किस में, डॉबसन में। इसकी इकाई क्या है ओजोन की, डॉबसन है। ठीक है, अब आगे देखिए 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 सितंबर को। इसको डिनोट किससे करते हैं, ओजोन को O3 से, ऑक्सीजन को O2 से, लेकिन इसको O3 से। और बात करें पाया कहाँ जाता है ओजोन, ये देखिए ये क्या हो गया, हमारा अर्थ हो गया। अर्थ के ऊपर ये क्या है, तो इसे हम क्षोभ मंडल या इसे ट्रोपोस्फेयर के नाम से जानते हैं। इसी ट्रोपोस्फेयर के ऊपर क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल होता है। और इसी समताप मंडल के निचले हिस्से में, प्रश्न इसमें भी बना है, समताप मंडल में तो पाया जाता है, ठीक है, लेकिन समताप मंडल के किस हिस्से में, ऊपरी नहीं बल्कि निचले हिस्से में ओजोन पाया जाता है। और यह ओजोन O3 किससे हमारी रक्षा करता है, तो जो सूर्य है, ये सन है, सन से जो UV रेज आती हैं, यानी कि अल्ट्रा वायलेट किरणें, वो भी कौन सी, 3 टाइप की, UVA आती है, UVB है ये, और UVC। लेकिन UVB जो है बहुत डेंजरस होती है, और इसी UVB से हमारी रक्षा करती है ओजोन। ओजोन से कौन कौन सी बीमारी होती है, तो स्किन कैंसर, क्या होता है, स्किन कैंसर होता है, सबसे ज़्यादा प्रमुखता रूप से स्किन कैंसर होता है। तो ये थे ओजोन से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब क्या इससे भी ज़्यादा आपसे क्या पूछ लिया जाए एग्जाम में ओजोन से संबंधित, कुछ भी नहीं, मैंने सब कुछ बता दिया यहाँ ओजोन से संबंधित। ठीक है, तो ये थे हमारे 15 प्रश्न, बस नंबर कहने के लिए 15 प्रश्न है, नंबरिंग के लिए कम से कम मैंने यहाँ पे आपको 50+ से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको सिर्फ एक क्लास में बता दिया। इतनी छोटी सी क्लास में मैंने आपको बता दिया, और ऐसे ही बेहतरीन क्लासेज आपको मिलती रहेंगी, और फ्री में सारी क्लासेज आपको फ्री में ही मिलती रहेंगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास को अपना प्यार देते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।